कि उसका डिस्पर्शन कितना है, वेरिएशंस कितना है, या स्कैटरनेस होता है ना, फैलाव कितना है, या स्कैटरनेस कितनी है उसमें, तो वो हमें पता चलता है किससे, डिस्पर्शन से। तो से फॉर एग्जांपल अब जैसे सेंट्रल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 एंड 3, 3 ऑब्जर्वेशन है। पहली वो 10 10 10 10 10, कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका जो मीन होगा या मीडियन है जो भी, या यू कैन से सेंट्रल टेंडेंसी होगी, एवरेज जो भी होगा इसका, वो कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 10 का कितना होगा, 10 ही होगा। यस और नो? यस सर। मैं एक बार सब उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो बार बार लेट आते हैं, बेटा मैंने आपको 10 मिनट्स का टाइम इनफ होता है, आई थिंक, इसीलिए मैं क्योंकि आप लोगों की भी पढ़ाई खराब ना और मेरा भी बीच में फ्लो ना रुके, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि बिफोर जो आपके 3 to 10 वाले टाइम्स होता है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। लेट ज्वाइन करने से डिस्टर्बेंस होती है, मुझे भी बार बार आगे पीछे स्लाइड्स करना पड़ रहा है। तो प्लीज जो भी बच्चे लेट हैं वो समझ जाएं, बार बार नाम बोलना अच्छा नहीं होता। तो देखिए अभी जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली थी, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ हमारे पास डेटा है, से फॉर एग्जांपल 8 है, 9 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद मान लीजिए 8 है, 2 है, कितना हो गया ये, 30 और 8 38 और 2 40, 40 और 1 41, और 41 और 7 48, 48 और 12 60, 60 और मान लीजिए 15 हो गया आपका 75, 75 और 4 हो गया आपके 79, और 79 और 21, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड डेटा ये था, सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये पहला था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसका मेरे को बताओ कितना आएगा। यस 10 आएगा। इसका भी 10 आएगा, वेरी गुड। अब मैं वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा अभी यहाँ पे। अब एक मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया ये देखना, 1 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, 45 ना, और लास्ट का मैंने लिख दिया 55, तो टोटल ये भी 100 हो गए। तो इसका भी कितना आ गया, 10 आ गया। अब मुझे ये बताइए, पहले वाले में तो डिस्पर्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल डेटा वो एक्चुअल में क्या है, सारे की सारी वैल्यूज 10 10 ही है। यस और नो? मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे स्कैटरनेस नहीं है डेटा में, जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है होल डेटा का, तो होल डेटा भी वही है 10 10 10 10 और 10, ठीक है, टिल 10। बट जो सेकंड है, इस वाले केसेस में आप देख रहे होंगे स्ट्रेटनेस ऑफ डेटा है, एवरेज तो तीनों का 10 है। अब यही ड्रॉबैक होता है जब हम एवरेज लेते हैं, एवरेज तो 10 आ गया, बट अब हमें एवरेज में कितनी ऑथेंटिसिटी है, जो 10 है वो कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 21 को तो 10 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना, कितना मतलब वेरिएशन है 21 और 10 का, यस और नो? डबल बहुत डिफरेंस है सर। बहुत डिफरेंस हो गया ना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे 1 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, इसमें बड़ी सारी आइटम्स ऐसी हैं जो बहुत वेरिएट कर रही हैं 10 के साथ, ठीक है। तो मतलब अब जो वेरिएशंस है उसको हम किसके थ्रू मेजर्स करेंगे, डिस्पर्शंस के थ्रू। तो डिस्पर्शंस कितना है, जितना कम डिस्पर्शंस होगा उतना हमारा डेटा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी, जितना वो बढ़ेगा, मतलब जितना डिस्पर्शन ज्यादा होगा, मतलब जो डेटा है बहुत वेरिएशन है उसमें, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए, तीसरे में 10 और 55 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 और 9, चलो 10 और 9 में तो आसपास है, और 10 और 1 में कितना डिफरेंस है। तो मतलब अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए हम किस चीज की जरूरत होती है, डिस्पर्शंस की। तो डिस्पर्शंस के थ्रू हमें पता चलेगा, क्योंकि जो एक आपका डिस्पर्शन होता है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है बेसिकली वो एक सपोर्टिव और सप्लीमेंट होता है, ठीक है।
जो हमारे मेजर्स हैं, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी है आपकी मीन मीडियन मोड, तो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, तो इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा जब हमारे पास मान लो कि सेंट्रल वैल्यू भी दे रखी है, मतलब कि एवरेज भी गिवन है हमारे पास, और साथ में उसके साथ डिस्पर्शंस भी दे रखा है, तो हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रल वैल्यू कितनी वैलिड है। इज इट ओके टू ऑल? डिस्पर्शन होता गया बेसिकली, और यू कैन राइट द, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे डिस्पर्शंस क्या होता है। Dispersions or spread is the degree or the scatter of variations of the variable about a central value, या you can say जो डिग्री होती है, जो कि न्यूमेरिकल डेटा जो होती है, ठीक है, जो कि हमें बताती है कि जो आपकी सेंट्रल वैल्यू के साथ जो आपकी और वैल्यूज है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया कि मतलब जो एक आपकी सेंट्रल वैल्यू होगी, सेंट्रल वैल्यू मतलब जो आपका मीन मीडियन मॉड या एवरेज जो भी है, और जो आपका डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन जो भी होगा उसके बीच में कितना फर्क है। तो मतलब डिस्पर्शन क्या है कि एक डिग्री ऑफ वेरिएशंस है, किसकी डिग्री ऑफ वेरिएशंस, सेंट्रल वैल्यू और किसके बीच में, जो उसकी और जो ऑब्जर्वेशंस की आइटम होंगे, या यू कैन से राइट हियर आइटम्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटा, आइटम्स ऑफ डेटा, डेटा के बीच में और जितने भी हैं और सेंट्रल वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम डिस्पर्शंस बोलते हैं। तो उस इसको कैलकुलेट करने के भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस होते हैं। ठीक है, बड़े सारे होते हैं, बट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 या 4 हैं शायद, वो हम देखेंगे यहाँ। बट बिफोर दैट इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, और सेकंड होता है आपका रिलेटिव या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट फॉर्म क्या होती है और रिलेटिव फॉर्म क्या होती है डिस्पर्शन की? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। हाँ, देखो एब्सोल्यूट फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए आपके पास डेटा है, डेटा आपको मार्क्स में दे रखा है, जैसे आपको होता है ना स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और साथ में उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होते हैं, यस और नो, ऐसे डेटा गिवन होता है ना आपको स्टैट्स में या किसी। अगर मान लीजिए ये जो डेटा है, अब जो भी आंसर आएगा हमारा मार्क्स में आएगा या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आएगा ना, सारा का सारा आंसर मार्क्स का ही आंसर। मतलब कि अगर सेंट्रल वैल्यू की बात भी हो रही है या इसकी डिस्पर्शंस की भी बात हो रही है, तो मार्क्स की ही डिस्पर्शंस की बात हो रही होगी ना यहाँ पे। डिस्पर्शंस किसका निकलेगा? मार्क्स का ही डिस्पर्शंस निकलेगा। मींस व्हाट कि जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस होता है वो जिस फॉर्म में या जिस जो ओरिजिनल डेटा होता है, जैसे ये आपका मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनल डेटा है, तो इसी फॉर्म में आंसर आएगा, यस और नो। अब ये तो एक डेटा था, मान लो मेरे पास दो डेटा है, एक मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो कुछ भी दे रखा है, ये मार्क्स 10 20 30 40 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 1 2 3 4 5 इस तरह से दे रखा है। और दूसरा डेटा मेरे पास गिवन है, दूसरा क्वेश्चन है से यहाँ पे वेट है, वेट दे रखा, वेट्स दे रखे हैं, किसी का 50 किलो है, 60 किलो है, 80 किलो है, किसी का 45 है, किसी का 38 है, और ये नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन। तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 ये दो हो गए ना डेटा, मेरे पास दो डेटा हो गए, यस और नो। यस सर। अब जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो दोनों का निकाल सकता हूँ मैं, आराम से निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जो मेरा एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो होगा यहाँ पे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो आएगा, इसका जो भी आएगा या इसका जो भी आएगा, ठीक है, इनको मैं आपस में कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। कंपैरेटिवली स्टडी इनकी दो डेटा की नहीं की जा सकती। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल था वो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है हमारे पास के हैं वेट्स हैं, यस और नो। यस मतलब जो ऑब्जर्वेशंस या जो डेटा में गिवन होता है, ठीक है, जिस फॉर्म में गिवन होता है ओरिजिनल डेटा जो होता है, आंसर भी उसी फॉर्म में आता है। तो इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। वेट्स और मार्क्स को कंपेयर करना लॉजिक नहीं बनाता कोई भी। अब कंपेयर कब किया जा सकता है? जब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालते, जब इसके थ्रू हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आरएमडी निकालेंगे, तो अब दूसरे का भी हम आरएमडी निकालेंगे, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है,
ठीक है, इसका जो आंसर होगा इजीली कंपेरेबल होगा दोनों को, तभी हम क्या करते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शंस को अडॉप्ट करते हैं, सो दैट कि वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट डेटा विद डिफरेंट वेरिएबल्स, इजीली कंपेयर किया जा सकता है कि, क्योंकि हमें क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि कितना इसमें कोएफिशिएंट की बात हो रही है बेसिकली। तो ये क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शंस क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शंस क्या होता है। इज इट ओके टू ऑल? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अब आ जाइए हमारा मेन काम जो है, इसके मेजर के मेथड कौन कौन से हैं। यू कैन से इसमें जो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस क्या क्या पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, हमें यहाँ पे देयर आर, यहाँ सीधा मैं यही लिखता हूँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। पहला मेजर क्या है हमारा, पहला मेजर होता है रेंज, या जिसे आप बोलते हो द रेंज। ठीक है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि रेंज में बेसिकली, चलो अभी आगे आएगा तो बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ हमें क्या क्या स्टडी करना है डिस्पर्शंस में। एक तो रेंज पढ़ना है, सेकंड हमें देखना है द क्वार्टाइल डेविएशंस, क्वार्टाइल डेविएशन, या इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको भी रेंज भी बोला जा सकता है, बट कौन सी है, सेमी नहीं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, और यू कैन से सेमी बोलते हैं, हाँ, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक ही नाम है दोनों, ये भी एक ही चीज है, क्वार्टाइल डेविएशंस, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये दोनों एक ही चीज है। ये हो गया सेकंड मेथड, यही सेकंड मेजर। और थर्ड मेजर होता है इसमें आपका मीन डेविएशंस, जो अब जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे, है तो खैर सारे इंपॉर्टेंट इसमें, द मीन डेविएशन, या इसे हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं, क्योंकि मीन बेसिकली एवरेज ही होता है हमारा, मीन डेविएशन। और यू कैन से एवरेज डेविएशन। थर्ड हो गया, और लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो होता है आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिकली आपके चार हैं, द रेंज, द क्वार्टाइल डेविएशंस, द मीन, ठीक है, द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, तो ये बस हमें डिस्कशन में ये चार टॉपिक्स पे पढ़ने हैं अच्छे से। सबको क्लियर हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आ जाइए पहले वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट द रेंज। रेंज होता क्या है? रेंज आपका देखो क्या होता है, जो रेंज बेसिकली जैसे मान लो आपका डेटा गिवन है, कोई भी डेटा गिवन है, ठीक है, डेटा गिवन होता है ना आपको, कोई मान लो इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे आपका कंटीन्यू सीरीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज जब हम फाइंड करते हैं तो। सिर्फ आपको वेरिएबल्स देखने हैं, चाहे वो क्लास इंटरवल हो, चाहे फ्रीक्वेंसी से आपको कोई लेना देना नहीं। पहली बात, व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द रेंज, ओके, फ्रीक्वेंसी को साइड ही रखना, हमें सिर्फ क्या चाहिए, वेरिएबल्स। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी इंडिविजुअली सीरीज बन जाएगी सब जगह पे। तो अब मैं बता रहा हूँ, रेंज भी जब फाइंड करेंगे तो एक तो एब्सोल्यूट रेंज होगा, डायरेक्ट रेंज पूछा होगा, या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, यस और नो। जब खाली रेंज पूछा होगा, मान लीजिए, या आप ऐसे लिख भी सकते हो, ये आपका रेंज होगा, ये एब्सोल्यूट रेंज की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो मतलब आपसे ये कौन सा मेजर होता है? ये आपका हो गया रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये आपका एब्सोल्यूट फॉर्म होती है डिस्पर्शन की, रेंज डायरेक्टली जो पूछा जाता है। और जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ उस, जैसे यहाँ पे रेंज है तो रेंज, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे क्वार्टाइल डेविएशन है, या मीन डेविएशन है, या स्टैंडर्ड डेविएशन है, सबका कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट का मतलब तो
ये बेसिकली रिसर्च में यूज किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्योंकि आपको कोई भी डेटा कहीं पे भी कंपेयर करना पड़ सकता है। तो आप जरूरी नहीं है कि मान लो मेरी रिसर्च एग्रीकल्चर के थ्रू है तो मैं उसको किसी और इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो करने के लिए मेरे को कोएफिशिएंट चाहिए होता है किसी भी चीज का। अगर मान लीजिए आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन के पर्पज से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ले रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा खाली वो मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट फॉर्म होगी। बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा मेरा वो रिलेटिव मेजर होगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, अब उसको मेरे पास चाहे 10 डेटा हो तो मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट जो होता है। इज इट ओके टू आप? इस तरह से सब, ये तो खाली मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो रेंज को कैलकुलेट करने कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये। रेंज जो होती है बेटा वो होती है आपकी लार्जेस्ट वैल्यू L माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू S। L माइनस S जब आप करोगे किसी भी सीरीज की तो यू कैन इजीली फाइंड द रेंज। जैसे कि मान लो मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5, फिर मेरे पास 21 है, कोई 50 है, फिर 100 है, मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है। तो मेरा रेंज क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? अगर मेरे को डिस्पर्शन पूछा, मैं रेंज के थ्रू डिस्पर्शन को फाइंड कर रहा हूँ, तो रेंज क्या होगी मेरी? हाँ, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी मेरी? 100 होगी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1। तो 99। ये इतना डिस्पर्शन है, मतलब कि जो हमारे डेटा के बीच में है, जो मतलब हम तो खाली एक वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, बट जो हाईएस्ट वैल्यू को जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस इतना है यहाँ पे। रेंज का मतलब ये। तो ये सबको क्लियर हो गया। लार्जेस्ट वैल्यू मतलब कि रेंज होता क्या है? द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ द डेटा is defined as the difference between the largest and the smallest value in the given set or given observations, ठीक है। अब यही चीज में मान लो आपको, यही चीज हम मान लीजिए, अब इसका मेरे को कोएफिशिएंट भी निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो रेंज तो बिल्कुल सिंपल है। देखो रेंज का फॉर्मूला मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं, जो भी डेटा गिवन हो उसका जो लार्जेस्ट, हाईएस्ट भी बोल सकते हो, एच भी लिख सकते हो, एच माइनस एस भी लिख सकते हो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू वो रेंज। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, COR। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एस, जो रेंज है, रेंज भी लिखा जा सकता है, प्लस लार्जेस्ट वैल्यू प्लस फिर नीचे प्लस हो जाएगा, बस ये हमारा कोएफिशिएंट आ जाता है। या यू कैन से इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या होती है? रेंज होती है, बस बाकी L प्लस S ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी तक तो बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है। अब एक अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ छोटा सा यहाँ से बुक के थ्रू। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फटाफट सारे करके बताना मुझे, ठीक है? इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब तो बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। पूछा है कि आपको रेंज फाइंड करना है इसमें, और कोएफिशिएंट ऑफ COR भी कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दो चीजें फाइंड करनी है। और डेटा है आपका, और बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने इसमें कुछ नहीं, आप फटाफट करके बताइए। डेटा है 65 70 82 59 81 76 57। ये 57 है, ठीक है, 67 ये 57 है। सेवेंटी सिक्स पे आता है मेरा, 57, then 60, 55 and 50। फटाफट फाइंड करिए, हाईएस्ट कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है, रेंज आपका कितना है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सर रेंज 32 है। वेरी गुड। 32 मतलब L माइनस S। L कितना था आपका? 81 82 है ना? 82 माइनस 50 माइनस 50, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.24। 32 बाय 132 टोटल 82 प्लस
0.24. अब ये जो 0.24 है ना, किसी के साथ भी इसका कंपेयर किया जा सकता है, इसको कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज, इसको नहीं किया जा सकता। इसका कंपेयर सिर्फ इसी डेटा के साथ किया जा सकता है। बेसिकली किया नहीं जाता, बस डेटा को चेक करना होता है कि कितना रेंज है। मेरे को सिर्फ एक ही डेटा का चेक करना है, तो मैं सीधा डायरेक्टली इस मेथड के थ्रू रेंज, तब मेरे को कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो इसी डेटा के साथ मेरे पास और 10 तरह का डेटा है, तो मेरे को किस में सबसे कम या ज्यादा क्या नाम है स्कैटरनेस है, या यू कैन से डिस्पर्शन है, तो फिर मैं ये वाला यूज करूंगा। क्योंकि डिफरेंट तरह का डेटा है ना, कोई मार्क्स है, कोई वेट्स है, कोई हाइट है, कोई मान लीजिए इनकम है, तो फिर मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा कंपैरेटिव स्टडी के लिए कि कहाँ पे सबसे कम या ज्यादा डिस्पर्शन है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा आपको कि ये जो इंडिविजुअल सीरीज है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में भी यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज, जो देखो आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्या दिया होता है, एक्स और एफ दिया होता है ना, सिर्फ एफ को डिलीट ही कर दो, आप है ही नहीं मान लो। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स में से देखना हाईएस्ट और लोएस्ट कौन है वेरिएबल में से, क्लियर? तो रेंज इजीली फाइंड कर लोगे आप। इसी तरह से आपका कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 0 to 10, या मान लीजिए 10 to 20 से शुरू करते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे रेंज कैसे फाइंड करोगे? 60 minus 10. वेरी गुड। जो लोएस्ट क्लास, जो सबसे लोएस्ट क्या नाम है, लोएस्ट क्लास इंटरवल का लोएस्ट वैल्यू होती है ना, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट 60 हो गया अगर रेंज फाइंड करोगे तो। मतलब यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब कि आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको जो देखना हाईएस्ट 60 है या लार्जेस्ट 60 है और स्मॉलेस्ट आपकी 10 है। तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कर लोगे, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है डिस्पर्शंस को फाइंड करने का, क्लियर? यस और नो? यस सर। सेकंड मैंने बताया था क्या, कौन सा होता है सेकंड हमारा? Quartile deviation. क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशंस को हम और क्या बोलते हैं? सेमी इंटरक्वार्टाइल। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में ना, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं इसको। अब क्वार्टाइल नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हमें क्वार्टर से करना है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशंस में सेमी इंटरक्वार्टाइल करने से पहले हमें इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते पता होना चाहिए। अभी क्वार्टाइल डेविएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेमी इंटरक्वार्टाइल है ना, तो सेमी इंटरक्वार्टाइल से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, तभी तो हम सेमी का पता कर पाएंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज में कुछ भी नहीं करना, आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, उसमें से माइनस कर देना फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये होता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्लियर? Q3 माइनस Q1 मतलब थर्ड क्वार्टाइल। ये तो आपको क्लियर हो गया ना अच्छे से, पार्टीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, Q3 Q1 एंड ऑल दैट। यस और नो? यस बेटा रिस्पॉन्ड किया करो, तभी मैं फ्लो में आऊंगा, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं आता इस तरह से। तो देखो ये Q3 माइनस Q1 मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल को जब हम माइनस करते हैं डेटा में से, अब ये हमें कैलकुलेशन का काम आ गया यहाँ पे। पहले तो रेंज में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, बस देखना है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कि इंस्पेक्शन के थ्रू कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को बस माइनस करके दिखाना है रेंज। अगर मान लो उसका कोएफिशिएंट निकालना है, तो जो रेंज आपने निकाला है फिर सेम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को ऐड करके उससे डिवाइड करना है, तो यू कैन इजीली फाइंड द कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर ऑफ द रेंज, या यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये तो हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। बट हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना देना है? क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सेमी का मतलब देखो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, तो सेमी का मतलब क्या हो गया? क्या करूंगा मैं इसमें, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, मैं क्यों इंटर क्वार्टाइल आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल हो गया ना, सेमी इंटर क्वार्टाइल का मतलब जो क्वार्टाइल रेंज था उसको हमने बाय 2 कर दिया, तो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन, QD।
QD और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये एब्सोल्यूट मेजर हुआ ना, अभी मैंने कोएफिशिएंट यूज नहीं किया वर्ड Q3 माइनस Q1 बाय 2, तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं या फिर सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इज इट ओके टू ऑल? क्या हो गया ये? सेम Q3 और Q1 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, बट अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कि इसका हम, ये तो हो गया एब्सोल्यूट मेजर, हम इसका रिलेटिव मेजर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव मेजर मींस कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ सेम के साथ डिवाइड कर देंगे हम। देखो कि जो हमारा क्वार्टर, यहाँ पे लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ सी क्यू डी, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, समझ आ गया कि सी क्यू डी? यहाँ पे पूरा लिख दूँ आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस? Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय 2, फिर होल डिवाइडेड बाय सेम ऐड करके Q3 प्लस Q1 बाय 2। तो ये क्या 2 के 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा फॉर्मूले में? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यही रहेगा ना? यस और नो? यस सर। तो ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट शुरू हो गया पार्ट इसका। रेंज में से भी पूछ लिया जाता है बट उसमें पूछने लायक कुछ होता नहीं है, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। चले क्वेश्चन ले। Yes, sir. आप लोग ना रिस्पॉन्ड नहीं करते सीरियसली, तो प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम होता है। ठीक है बेटा, बोल यस नो कुछ भी बोल दिया करो, ठीक है, सो दैट कि मैं आगे फटाफट मूव कर। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरे को थोड़ा डाउट ये आ रहा था कि जो आपने बताया था रिलेटिव और एब्सोल्यूट, सर इन दोनों का डिफरेंस मैं समझ नहीं आ रहा है। देखो रिलेटिव मेजर जैसे, हाँ बोलो। रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट वाला से ये दो अलग अलग निकाल रहे हैं, सर क्यों निकाल रहे हैं सर, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखो सिर्फ मुझे एक डेटा में वेरिएशन चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास स्टूडेंट्स के, मान लो मेरे को इनकम देखनी है लोगों की, ठीक है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, मेरे को इनकम देखना है, ठीक है, इनकम देखना है और उस एरिया के जो पर्सन है क्या क्या है, कोई लॉयर है, कोई मान लीजिए टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पता नहीं क्या क्या, उन लोगों की मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज इनकम लूंगा। जब एवरेज इनकम, क्योंकि मैंने एक पर्सन का तो इनकम लिया नहीं होगा, बड़े सारे डॉक्टर्स होंगे उस एरिया में, उनका मैंने एवरेज इनकम लिया होगा सबका मिला के, बड़े सारे लॉयर्स होंगे उनका एवरेज इनकम लिया होगा, बड़े सारे इंजीनियर्स होंगे, बड़े सारे कोई और फील्ड के लोग होंगे, सबका इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, सबका मैंने एवरेज इनकम ले लिया, ठीक है, मतलब एवरेज इनकम सबका ले लिया मैंने, क्लियर। और उसके साथ मैंने उन पर्सन्स के नाम लिख दिए। अब मुझे चेक ये करना है, मान लीजिए अब मैं सिर्फ इनकम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे उस एरिया की पर्टिकुलर, अब जरूरी नहीं इनकम में ना, मेरे को पता चल गया कि जो मैंने डेटा लिया उसमें वेरिएशन कितनी है, तो सिर्फ मेरे को इनकम की वेरिएशन चेक करनी, तब मैं एब्सोल्यूट मेजर यूज करता हूँ। अब अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। एब्सोल्यूट मेजर मतलब सिर्फ मैंने रेंज यूज कर लिया वहां पे, रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, अभी कोएफिशिएंट नहीं लिया किसी का भी, मान लो क्वार्टाइल डेविएशन ले लिया या रेंज, कोई भी मेथड ले लिया, तीन चारों में से अभी फिलहाल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की बात हो रही है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन ले लिया मैंने या फिर रेंज ले लिया, इसके थ्रू मेरे को पता चल गया जो मेरा डेटा है उसमें वेरिएशन कितनी है, तो वो मेरे को पता चल गया कि इसके थ्रू एब्सोल्यूट मेजर के थ्रू। बट अब जरूरी नहीं कि मेरे को इनकम के बारे में ही रिसर्च करनी हो, वहां पे उन लोगों की इनकम तो एक फैक्टर हो सकता है, साथ में ऐसे फॉर एग्जांपल उनका परचेजिंग पावर कितना है, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, उनका एजुकेशन कितना है, उनका और एक्टिविटीज, बड़े सारे वेरिएबल्स मैंने उठाए होंगे ना उन लोगों के, रिसर्च होगी तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू लिए होंगे मैंने, तो उन सब बच्चों का मेरे को क्या करना है कि सॉरी उन सब लोगों का मेरे को सबका एक क्या करना है। अब देखो, अब जो मान लीजिए मेरे को इनकम के साथ किसी एजुकेशन का कंपेयर करना है, तो मैं अब एब्सोल्यूट के साथ तो कंपेयर कर नहीं सकता हूँ ना, कि दोनों के बीच में अगर मेरे को देखना है किसके बीच में वेरिएशन कम है,
तो एब्सोल्यूट का तो, और एब्सोल्यूट देखो, एक एब्सोल्यूट एजुकेशन का मान लो एक फैक्टर था, उसका एब्सोल्यूट मेजर होगा। दोनों एब्सोल्यूट मेजर मान लो मैंने रेंज के थ्रू लिए, एक रेंज मैंने एजुकेशन की ले ली, एक रेंज मैंने इनकम का ले लिया, ठीक है। बट अब वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेयर क्या करूंगा, जब मैं उन दोनों के रिलेटिव मेजर लूंगा, तब चाहे मैं इनकम को एजुकेशन के साथ कंपेयर करूं, चाहे उनके लाइफ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूं, चाहे उनके एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करूं, बट दोनों कंपैरेटिवली जो फैक्टर होंगे, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिव मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गया आपको? ओके ओके आ गया। है ना, ये अच्छा पॉइंट समझने के लिए, ठीक है। इस तरह से मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो डेटा है उसी के पता चलेगा हमें कि कितना उसके बीच में वेरिएशन है। बट अब सेम डेटा नहीं है दूसरा, अब जरूरी नहीं कि हर डेटा सेम हो, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव मेजरमेंट निकालना पड़ता है, सो दैट कि हम दो डेटा को कंपैरेटिवली स्टडी कर सके कि किसके बीच में वेरिएशन कम या ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि सर आपने अभी बताया था कि वो जो हाइट और वेट का लिया था सर, हाइट और वेट का जो रेंज लेंगे तो वो कंपेरेबल तो है नहीं, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि देखो ना वेरी वेरी वेरी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो हाइट और वेट के तो वेरिएबल ये लगे ना, अगर मान लो एक रेंज में हाइट के लिए तो एक वेट के लिए तो उन दो रेंज में जो एब्सोल्यूट मेजर लिया उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता कि दोनों में किसका है ज्यादा है। बट अगर मेरे को दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करना है तो दोनों का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव मेजर, रिलेटिव, हाँ कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या जो भी आपने लिया हुआ है डिस्पर्शन का मेथड, फिर उन दोनों का वो चीज के साथ इजीली कंपेयर किया जा सकता है, फिर इजीली, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो ये मतलब होता है। हाँ गुड बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये, पूछ लिया करो ना, अच्छा लगता है मेरे को, फिर डेप्थ में थोड़ा जाता हूँ। चलो एनीवेज अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया ना, सेकंड मेथड था हमारा कौन सा, क्वार्टाइल डेविएशंस, या ऐसे सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया भी हुआ है आपको, बेटा एक मिनट है ना, होल्ड करना। अच्छा रुको थोड़ा दिखा लीजिए। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, डेटा में लिख देता हूँ आपको। एक्स है आपका गिवन है 5 to 7, then 8 to 10, then 11 to 13, 14 to 16, और ये है 17 to 19। ये आपका एक्स गिवन है, और साथ में आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 14, 24, 14, 24, 38 एंड 20, देन 4, ये गिवन है। इसमें से आपको देखो क्या निकालना क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी। क्वार्टाइल डेविएशंस निकालोगे तो साथ में आप साथ में ऐड कर दो कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल देना, सिंपल सा ही। अगर ये निकालोगे तो अब इस चीज का फॉर्मूला आपको पता है कि क्यूडी क्या होता है, क्यूडी इज इक्वल टू, अच्छा नीचे लिखते हैं इसको, फॉर्मूला क्या होता है, क्यूडी Q3 माइनस Q1 बाय 2, बस यही होता है। हाँ ये आपका आगे ये वाला जो एब्सोल्यूट मेजर है अभी, ठीक है। रिलेटिव कोएफिशिएंट जब भी नाम आता है ना, कोएफिशिएंट वो रिलेटिव होता है। कोएफिशिएंट आपका 10 डेटा का भी दिया तो आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको खाली यही दिए तो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी डेटा, बस उस डेटा की जांच कर सकते हो कि ये डेटा कितना वेरिएशन है इस डेटा में। तो अच्छा ये हमारा ठीक है। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अच्छा बट ये डेटा देखो आपका इंक्लूसिव फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या स्टेप होता है आपका फर्स्ट, इसको इंक्लूसिव करोगे ना, कन्वर्ट करेंगे। हाँ एक्सक्लूसिव बनाओगे तो मैं दोबारा से एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4.5 इधर हो जाएगा, देन इधर एक्स स्टेप हो जाएगा 7.5 10.5 10.5 13.5 क्या हो जाएगा, हाँ 13.5 और 16.5 वेरी गुड,
then Like 16.5 16.5 से 19.5. हाँ फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी इधर चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको भी फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 14 24 38 20 एंड 4 ठीक है और टोटल अब इसका मैं आपको क्या निकालना है Q3 और Q1 आपको पता Q3 और Q1 और दिस इज अ काइंड ऑफ क्लास इंटरवल तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टेप विल बी टू फाइंड द क्लास पहले Q3 निकालोगे फिर Q1 या Q1 जो भी आपको पहले निकालना है तो यहाँ पे मान लीजिए अब Q3 निकालोगे तो Q3 निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि स्टेप क्या होता है क्लास को फाइंड करने के लिए 3 n by फोर्थ आइटम यस और नो तो बट पहले आपको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 14 38 फिर 38 और 38 कितना हो जाएगा 76 96 and 100. 96 and 100 तो चलो अब कितना हो जाएगा ये 3 n कितना टोटल इस 100 है ना n 100 हो गया ना यहाँ पे मैंने वो कर दिया तो 300 by 4 तो 75 आ गया ना ये तो 75 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे तो कहाँ पे आएगा ये हमारी क्लास है ये वाली ठीक है मतलब 10.5 to 13. हाँ तो अब हम फॉर्मूला एक्सटेंड करो फॉर्मूला एक्सटेंड करने का मैंने बताया था क्या होता है अब Q3 कैसे फाइंड करोगे Q3 is equal to L1 3 n by 4 minus CF divided by क्या था फ्रीक्वेंसी इनटू h प्लस L1 कितना आ गया 10.5 तो 10.5 प्लस ये कितना आया था हमारा 75 ना यस सर 75 अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इमीडिएट प्रोसीडिंग हो जाएगी जो क्लास है क्लास हमारी ये थी ना 10.5 वाली 38 होगा हाँ 38 वेरी वेरी ये बेटा 38 हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी भी 38 है. हाँ फ्रीक्वेंसी 38 और क्लास का कितना गैप हो गया साइज ऑफ क्लास 3 होगा सर तो इसको करो सॉल्व कितना आ रहा है 13.4. कितना आ गया 13.4 13.42 आ गया सर तो ये हमारा हो गया Q3 ठीक है इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है Q1 तो Q1 फाइंड करो फटाफट Q1 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना उसका 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे 100 by 4 होगा ना वो क्योंकि तो 25 तो हम सीधा उसी पे आ जाते हैं क्वेश्चन 25 है तो 38 वाले कॉलम में आएगा हाँ इसका 7 ये वाली क्लास आ जाएगी Q1 के लिए ऊपर वाले और इसका CF प्रीवियस 14 हो जाएगा तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ Q1 is equal to L1 कितना हो जाएगा 7.5 yes or no यस सर no हाँ प्लस इसका ये 25 आ गया माइनस CF कितना था 14 हो गया प्रीवियस वाला 2 डिवाइड बाय 24 F Yes, और साइज तो सेम है 3 इसको करने के बाद कितना आ रहा है 8.87. हाँ ठीक है 8.875 राइट तो ये आ गया Q1 आ गया हमारा नीचे लिखते हैं 8.875 दिस इज Q1 इधर आ जाइए ये Q3 था अब Q1 आ गया हमारा 8.875 बस तो हमें फाइंड क्या करना था क्वार्टाइल डेविएशन QD we know formula Q3 minus Q1 by 2 Q3 था हमारा 30.42 minus 8.75 by 2 तो ये minus 30.42 by 2.2725 है ना तो इसे मैं सीधा 2.27 कर सकता हूँ अप्रॉक्स 2.27 तो ये हमारा क्या हो गया क्वार्टाइल डेविएशन ठीक है अगर मान लो इसका मेरे को रिलेटिव मेजर निकालना हो तो क्या निकालूंगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल
डेविएशन क्यू सी क्यू डी क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 तो ये हो जाएगा मेरा 2.27 हो जाएगा ये और नीचे आ जाएगा कितना सेम वही वाला कितना था 13.42 प्लस 8.875 तो कितना आ जाएगा ये 2.27 तो डिवाइडेड बाय 2 करके आया है ना हाँ सॉरी हाँ ये इसको भी पूरा लेना एक मिनट, मैं वो रेंज वाला ही ले रहा था डायरेक्ट 4.56 आ गया सर ठीक है क्यू कितना आ गया ये Q3 हमारा 13.8 और सर प्लस करके 22.29 कितना आ गया 4 पॉइंट कितना बता रहे हो बेटा 4.56 4.56 आ रहा है 54 से ये आपका कोफिशिएंट आ रहा है नहीं सर ये नो सर ऊपर वाली वैल्यू आ रही है सर कोफिशिएंट 0.20 है हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ इतना ज्यादा मैं डायरेक्ट मेरे को वही बता दूँ ना हाँ, 0.20 आ रही है हाँ, 0 0 पॉइंट कितनी आ रही है 20 20 तो ये आपका आ गया सी चलने नहीं रहा क्यू डी जीरो पॉइंट 20 ठीक है तो ये पूछा नहीं था बट हमने ये भी कैलकुलेट करके दे दिया ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन हमारा ऊपर है ये वाला 2.27 वाला ये क्वार्टाइल डेविएशन तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट चलो दो मेजर्स हो गए आपके अच्छे से बाकी कल देखेंगे ठीक है किसी को कोई डाउट तो नहीं है नो सर नो सर ठीक ओके देन आई विल टेक योर अटेंडेंस नाउ